नमस्कार, ईडू टेम्पल क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा, हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा। ब्रेन का क्या काम होता है, ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है। हमने इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में। ये भी नर्वस सिस्टम के अंदर ही आता है। हार्मोन्स के बाद हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे इनके क्या काम है, इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये कैसे मदद करते हैं हमें हमारे बॉडी को रेगुलेट करने में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है, एक रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होता है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से प्रोड्यूस होता है और ये हमारे शरीर के दूसरे भाग में मैसेजेस पहुंचाने के लिए काम आता है। अभी देखो, जैसे हार्मोन क्या होता है ना, हमारे एक शरीर के एक पार्ट में बनता है, वहां से वो ट्रैवल करता है शरीर के दूसरे पार्ट में और उसको बॉडी को रेगुलेट करने में, वो बॉडी को कैसे रेगुलेट करेगा उसमें हमारी मदद करता है। ठीक है, देखो जैसे यहां पे आप देख रहे हो, हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉडी प्रोसेसेस। जैसे बॉडी के प्रोसेसेस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जैसे हंगर को, हमें भूख लगती है तो उसको रेगुलेट करता है। ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, सेक्सुअल डिजायर रेगुलेट करता है। हॉर्मोन्स हमारे रिप्रोडक्शन में भी बहुत काम आते हैं। बिना हार्मोन्स के रिप्रोडक्शन, बिना हार्मोन्स के फॉलिकल नहीं बनेंगे। आगे मैं बताऊंगा फॉलिकल क्या होता है, फॉलिकल का क्या काम है हमारे रिप्रोडक्शन के लिए। तो हार्मोन जो है हमारे रिप्रोडक्शन के लिए भी एसेंशियल है और हमारे शरीर के सभी भागों के लिए, सभी अंगों के लिए जरूरी है, क्योंकि यही मैसेजेस देते हैं हमारे बॉडी पार्ट को, हमारे उस ऑर्गन को कि कैसे रेगुलेट करना है, उनको कैसे काम करना है। ठीक है, हार्मोन्स का एक दूसरा नाम भी है। हार्मोन को हम स्टेरॉइड के नाम से भी जानते हैं। हिंदी वाले बच्चे देखें नीचे, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैंने हिंदी में टाइप कर रखा है। हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा उत्पादित अणु होते हैं, वे हमारे शरीर में विभिन्न भागों में संदेश भेजते हैं। ठीक है, मैंने बताया आपको इसके बारे में। अब देखिए, शरीर की प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत मदद करते हैं उसमें, जैसे भूख, रक्तचाप और यौन इच्छा। जबकि हार्मोन हमारे प्रजनन के लिए भी बहुत आवश्यक है, शरीर के सभी प्रणालियों के लिए मौलिक है। कहने का क्या मतलब है, ये शरीर के सभी पार्ट्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दूसरे पार्ट्स के लिए है ना। और हाँ, एक और बात मैं बताऊं, एक होता है कंट्रोल, एक होता है कोऑर्डिनेशन। तो जो कंट्रोल करेगा ना हमारे बॉडी को, वो करेगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और कोऑर्डिनेशन जो होगा, हमारे बॉडी को जो समन्वय देगा, जो हमारे बॉडी को समन्वय करेगा, वो कौन होगा? वो होगा हार्मोन्स, क्योंकि यही तो बताएगा कि आपको कैसे काम करने हैं, है ना। और ब्रेन जो है, ब्रेन बताएगा कि आपको ये काम करने हैं, वहां से ऑर्डर आएगा और हार्मोन्स क्या करेगा कि वो बताएगा कैसे करने हैं। बाकी है ग्लैंड। आगे हम पढ़ते हैं ग्लैंड के बारे में, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हम पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड का पिक्चर बनाते हैं हम, देखो यहाँ पे आप समझ पाओगे। ये देख रहे हो आप, ये मैंने बनाया ग्लैंड। ग्लैंड होता क्या है, देखो ग्लैंड जो होता है ना, ये यहाँ पे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल का ग्रुप होता है जो एक साथ मिलकर एक ग्लैंड फॉर्म करता है, एक ऑर्गन फॉर्म करता है। ठीक है, और ये सभी ना एक केमिकल रिलीज करते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं हार्मोन्स। ठीक है, और ये जो है, ये जो देख रहे हो आप, सेल्स मिलकर ऑर्गन बना, ये जो बंच है, सेल्स का जो बंच है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे ग्लैंड्स। समझ पा रहे हो? देखो, इंपॉर्टेंट ऑर्गन, यानी ऑर्गन क्या कहने का क्या मतलब? सेल बंच दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंसेस दैट परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। अभी देखो, एक सेल बंच होता है, एक कोशिकाओं का समूह होता है, वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं ताकि हमें हमारे शरीर में कुछ स्पेशल काम हो सके। ग्लैंड होते हैं, बहुत सारे सेल का ग्रुप होता है, वो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं और उस केमिकल सब्सटेंस को हम हार्मोन्स कहते हैं। और वो हार्मोन जो होता है हमारे शरीर के विभिन्न काम को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है। वही बातें यहाँ पे बोली गई थी। जैसे स्वीट ग्लैंड। अभी स्वीट ग्लैंड क्या है? स्वीट ग्लैंड से केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं जिसको हम स्वीट बोलते हैं, जिसको हम पसीना बोलते हैं। ऑयल ग्लैंड है, हमारे फेस से ऑयल निकलता है ना, ऑयल ग्लैंड के कारण निकलता है। तो ये भी तो सेल के बंच है और वो जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं? ऑयल ग्लैंड के थ्रू। अभी टीयर ग्लैंड है, बच्चा कोई रोता है
तो वो आंसू जो निकलता है वो टीयर ग्लैंड के थ्रू निकलता है, और वो जो निकल रहा है केमिकल सब्सटेंस वो बहुत सारे सेल बंच से निकल रहा है, और वो सेल बंच जो है ना उसी को हम लोग ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड के कितने टाइप्स होते हैं। ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि। ग्रंथि बेसिकली ऐसे तो दो कहते हैं, एक सेक्शन में मेक्सोक्राइन आता है, मेक्सोक्राइन में पैनक्रियाज आता है, लेकिन हम पढ़ेंगे ग्लैंड को हम 3 भाग में क्लासिफाई करेंगे ताकि हमें पढ़ने में बहुत आसानी होगी। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। इंडोक्राइन ग्लैंड कहने का क्या मतलब है। इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब वैसा ग्लैंड जो खून में फ्लो करेगा, ब्लड के साथ फ्लो करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडोक्राइन। जो खून के बाहर फ्लो ना करे, जो रक्त में प्रवाहित होते हैं। और एक और चीज बताऊं, जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, क्योंकि उनको डक्ट की क्या, डक्ट कब जरूरत पड़ेगा, जब हमें शरीर से बाहर निकालने हो, जब हमें ब्लड में नहीं देने हो, तभी तो हमें डक्ट की जरूरत पड़ेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड है, देखो सारी ग्लैंड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इंडोक्राइन सिस्टम है। पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे टीएसएच हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जीएच हो गया, ग्रोथ हार्मोन, एलएच हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर थायराइड ग्लैंड हो गया, ये भी इंडोक्राइन है। पीनियल ग्लैंड इंडोक्राइन, एड्रिनल ग्लैंड इंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ये भी इंडोक्राइन ग्लैंड है। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो इंडोक्राइन ग्लैंड आप समझ गए। वैसी ग्लैंड जिससे जो हार्मोन निकलेगा वो ब्लड के साथ फ्लो करेगा, और जो डक्टलेस होगा, जिसमें कोई नली नहीं होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जैसा मैंने बताया था कि हार्मोन जो ब्लड के साथ फ्लो होंगे वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे, और वैसे हार्मोन्स जो ब्लड के बाहर फ्लो होंगे, वैसे ग्लैंड जिससे जो हार्मोन्स निकलेंगे जो ब्लड के बाहर फ्लो होंगे, जो ब्लड से कोई लेना देना नहीं होगा उनका, और जिसमें डक्ट होगा, क्योंकि हमें शरीर से बाहर निकालने हैं, हमें डक्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो ये ग्लैंड है और इसमें से जो केमिकल सब्सटेंस निकला, ये केमिकल सब्सटेंस है, ये हमें अगर ब्लड में फ्लो करने हैं तब तो ठीक है, यहां से निकला हमारे ब्लड में आ गया, और अगर शरीर से बाहर निकालना है तो हमें डक्ट चाहिए होगा ना, ताकि हम प्रॉपर शरीर से बाहर निकाल पाए। सिंपल, जहां डक्ट दिखेगा हमें एक्सोक्राइन ग्लैंड हम बोलेंगे, जहां डक्ट नहीं दिखेगा उसको एंडोक्राइन बोलेंगे। वैसे हार्मोन्स जो ब्लड से बाहर फ्लो होंगे, जो ब्लड में फ्लो नहीं होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में टीयर ग्लैंड आते हैं, आंसू बाहर निकलते हैं। जाइज ग्लैंड, हमारे कान से जो केमिकल निकलते हैं, गंदगी निकलती है जिसको हम गंदगी कहते हैं, वो एक्चुअली वो भी केमिकल सब्सटेंस ही होता है, वो भी बाहर निकलेगा। स्वेट ग्लैंड, पसीना बाहर निकलेगा। ऑयल ग्लैंड बाहर निकलेगा। ऑयल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं, जो हमारे स्किन में पाया जाता है। स्लाइवरी ग्लैंड, लार, हमारे ब्लड से कोई लेना देना है इसका नहीं है ना, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड यही होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं मिक्सोक्राइन के बारे में। मिक्सोक्राइन का एक ही एग्जांपल होता है, वन एंड ओनली एग्जांपल, पैनक्रियाज। ठीक है, अब मिक्सोक्राइन कहने का क्या मतलब, कहने का यह मतलब है कि वैसी ग्रंथि जो ब्लड में भी फ्लो होगा, जो ब्लड के बाहर भी फ्लो होगा। तो ऐसा कौन है, पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज कैसे भाई, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, और इससे इंसुलिन भी निकलता है, इससे ग्लूकागॉन भी निकलता है। तो हमारे ब्लड वाले काम भी हो रहे हैं, हमारे ब्लड के बाहर वाले काम भी हो रहे हैं, तो ये मिक्सोक्राइन में आएंगे। एक और बात बताऊं, एक्सोक्राइन का मतलब होता है ना कि एक्सोक्राइन बेसिकली ज्यादातर तभी काम आते हैं जो हमारे शरीर, जो अनवांटेड चीज है, जो हमारे शरीर को जरूरत नहीं, जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाए, उस टाइम काम आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, हमने एंडोक्राइन पढ़ लिया, हमने एक्सोक्राइन पढ़ लिया, हमने मेसोक्राइन पढ़ लिया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहला ग्लैंड कौन है जो हम पढ़ने वाले हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब होता है प्यूज ग्रंथि। इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो इनके दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरे होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर मतलब आगे वाला हिस्सा, फ्रंट पार्ट, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला हिस्सा, बैक पार्ट। ठीक है, याद रखना है। और जब मैं आपको ब्रेन पढ़ा रहा था, ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस से लगा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, ये देख रहे हो, ये जो देख पा रहे हो आप, यही है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आगे हम पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले
हार्मोन्स के बारे में। सारे हार्मोन्स हम नहीं पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारे एग्जाम में आएंगे। सारे क्यों ही पढ़ना, जैसे देखो यहाँ ग्रोथ हार्मोन भी है, प्रोलैक्टिन भी है, यहाँ एलएच भी है, एफएसएच भी है, एटीसीएच भी है, टीएसएच भी है, वैसोप्रेसिन भी है, ऑक्सीटोसिन भी है। ये सारी चीजों के बारे में तो नहीं, पर जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेडिकल तो हमने करना नहीं है, तो हमें वैसी चीजें पढ़नी चाहिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। देखो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इसलिए बता रहा हूं कि चीजें कंफ्यूज ना हो, आप वही चीजें सीखे जो आपको जरूरत है। मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, आपने ये तो पढ़ ही लिया। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो रिलीज किए जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का मतलब होता है वृद्धि हार्मोन। ये वृद्धि हार्मोन क्या होता है, ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रोथ कहने का क्या मतलब है, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, सारे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बात करें अब टीएसएच की, टीएसएच का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब वैसा हार्मोन जो थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, वैसा हार्मोन जो थायराइड को उत्तेजित करेगा कि ठीक है भाई तुम ये काम करो। और जब तक अभी देखो कभी कभी क्या होता है ना, छोटे बच्चे को देखा होगा आपने, उसकी हाइट नहीं बढ़ती, उसका बॉडी विकास नहीं करता। ये भी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, फैट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, लीन बॉडी होती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है थायराइड ग्लैंड, है ना। तो थायराइड क्या करता है, अभी किसी बच्चे में देखा होगा कि वो उसकी हाइट नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि उसका थायराइड काम नहीं कर रहा है। थायराइड क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि ब्रेन उसको आदेश नहीं दे रहा है। ब्रेन आदेश क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ब्रेन शांत नहीं है। ब्रेन शांत क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे को कभी कभी मारा पीटा जाता है। तो वैसे लोग जिनका ब्रेन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, जो अशांत रहते हैं, जो बहुत ज्यादा पीड़ित रहते हैं मानसिक रूप से, उनकी जो है ना ग्रोथ बहुत कम होती है। मैंने एक चीज बताया था आपको, हार्मोन बनता है ना बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में बनता है और बॉडी के किसी दूसरे पार्ट को प्रभावित करता है ना। अभी यहाँ पे टीएसएच बन तो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और प्रभावित किसको कर रहा है, थायराइड को, है ना। थायराइड को प्रभावित कर रहा है, क्यों, क्योंकि थायराइड को जब स्टिमुलेट करेगा तब थायराइड क्या बनाएगा, थायरॉक्सिन, है ना। और थायरॉक्सिन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने के लिए, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के। ये हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अब हम जानते हैं एफएसएच के बारे में। एफएसएच को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और ये ना फॉलिकल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉलिकल कहने का क्या मतलब है, देखो मेल में होते हैं मेल गैमेट, फीमेल में होते हैं फीमेल गैमेट। मेल गैमेट्स को हम कहते हैं स्पर्म, फीमेल गैमेट को कहते हैं ओवा। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है ना, इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके फॉर्मेशन में बहुत क्रिटिकल रोल होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ना लाइफ गिविंग हार्मोन कहा जाता है, लाइफ गिविंग हार्मोन कहा जाता है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, एफएसएच और एलएच ये दोनों को बोला जाता है एक साथ रिप्रोडक्टिव हार्मोन। क्यों, क्योंकि एफएसएच जो है वो ओवा और स्पर्म बनने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये फॉलिकल स्टिमुलेट करता है जिससे फॉलिकल बनता है ना। और एलएच भी है, वो भी हमारे प्रोडक्शन के लिए, वो भी लाइफ गिविंग हार्मोन उसको भी बोला जाता है। तो दोनों को एक साथ हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव हार्मोन। अब आगे हम पढ़ेंगे एडीएच के बारे में। एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखो मैं बताऊं क्या, नाम कभी कभी ना बहुत कॉम्प्लेक्सिव हो जाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं नाम को याद करना। तो इसको ट्रिक निकाल लो, उस हिसाब से याद करो, या फिर नाम याद भी रहता है तो वो किस लिए है, किस चीज से रिलेटेड है, उसका काम क्या है, यही याद नहीं रहते हमें। देखो मैं बताऊं आपको, एडीएच है ना, यहाँ पे देखो डाई यूरेटिक, यूरेटिक मतलब यूरेटिक से आप यहाँ पे ध्यान लगाना यूरिया। और यूरिया कहाँ फिल्टर होता है, यूरिया फिल्टर होता है हमारे किडनी में। याद रखना कि किडनी में होता है, तो हमारा एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ काम करता है, ये हमारे किडनी पर काम करता है। कौन सा रेगुलेशन करता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ये परासरण नियंत्रण करता है। ठीक है, हमने बताया था आपको रिप्रोडक्टिव हार्मोन बोला जाता है एफएसएच को और एलएच को एक साथ। हमने हार्मोन्स जो इंपॉर्टेंट हार्मोन से पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे थायराइड के बारे में। जो देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, पिट्यूटरी ग्लैंड में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं। ये देखो हमने तो वो हार्मोन को पढ़ा ना जो थायराइड को स्टिमुलेट किया था। अब स्टिमुलेट करने के बाद थायराइड में क्या हुआ, अब हम पढ़ेंगे। यहाँ देखो हम क्या पढ़ेंगे, थायराइड के बारे में और पाराथायराइड के बारे में।
थायराइड ग्लैंड और पाराथायराइड ग्लैंड। देखो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो थायरोक्सिन निकलता है। जो TSH था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो थायरोक्सिन के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। थायरोक्सिन बनने में बहुत क्रिटिकल रोल था उसका। अभी देखो थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है ना, हमारे शरीर में ना मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के उपापचय को ना बहुत कंट्रोल करता है, कंट्रोल करके रखता है। जैसे देखो मैं आपको बताऊं थायराइड के ना बढ़ जाने से क्या होता है, घट जाने से क्या होता है। देखो थायराइड जब एक्सेस हो जाएगा, थायरोक्सिन जब बढ़ जाएगा तो वेट लॉस होगा, रैपिड ग्रोथ होगा, मतलब वेट घट जाएगा, बहुत कम वेट हो जाएगा और लंबी एकदम जल्दी जल्दी हाइट बढ़ने लगती है। और जब ये कम होगा तो क्या होगा, वेट गेन होगा, हाइट वाइट कुछ बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। मैंने बताया था ना कि थायराइड ग्लैंड ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ इससे आप समझ सकते हो। देखो कभी कभी आपने देखा होगा किसी का ऐसे कहते हैं ना कि उसका थायराइड बढ़ गया। देखो थायराइड बढ़ने के कारण क्या होता है, वेट कम होता है और रैपिड ग्रोथ होता है। थायराइड के बारे में हमने पढ़ा। अब देखो मैं आपको बताऊं पाराथायराइड के बारे में। अगर मैं बताऊं आपको तो पाराथायराइड जो होता है ना वो 4 होता है। पाराथायराइड के 2 पेयर होते हैं, तो 2 पेयर कहने का मतलब 4 होते हैं। पाराथार्मोन का काम क्या होता है, सिंपली ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। अब मैं आपको बताऊं ये दिखता कैसा है। ये देख रहे हो ना, ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये है हमारा थायराइड। और ये कहाँ पाया जाता है, ये आप देखे होंगे, ये गर्दन के निचले हिस्से में पाया जाता है, जहां हमारा ये लैरिंग्स होता है ना, वॉइस बॉक्स जिसको हम कहते हैं, लैरिंग्स के नीचे पाया जाता है, जस्ट नीचे पाया जाता है। और ट्रेकिया के ऊपर होता है, विंड पाइप के ऊपर होता है और लैरिंग्स के नीचे होता है। देखो थायराइड में ही जुड़ा होता है पाराथायराइड। ये जो देख रहे हो ना, ये इसको हम लोग कहते हैं पाराथायराइड। और ये कितने होते हैं, ये 2 पेयर होते हैं। आपने देख लिया पाराथायराइड कैसा होता है, थायराइड कैसा होता है। और आपको मैं बताऊं कभी कभी ना इसको ये भी कहा जाता है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। आप देख रहे हो तितली जैसा नहीं लग रहा, ये तितली जैसा लग रहा होगा, बटरफ्लाई जैसा लग रहा होगा आपको। तो अब हम पढ़ने वाले हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। अब मैं बताऊं आपको थाइमस होता कहाँ है। ये देखो ये ना हमारे गर्दन के पास वाले बोन है। ये जो देख रहे हो आप, ये हमारे पीछे के स्पाइनल कॉर्ड। इसके आगे होते हैं ना, ये एक्सरे इमेज है इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको। इसके आगे होते हैं ना ब्रेस्ट बोन, जो इससे कनेक्टेड होते हैं। यहाँ से ये जो है ना, यहाँ से ऐसे आते हैं ब्रेस्ट बोन। मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हो ना, ये होते हैं ब्रेस्ट बोन, ऐसे ये अटैच होते हैं इससे, ऐसे ये होते हैं ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन को ना हम स्टर्नम कहते हैं और स्टर्नम पे चिपका होता है थाइमस। थाइमस क्या रिलीज करता है, थाइमस थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है। थाइमोसिन बच्चों में ज्यादा एक्टिव होता है। थाइमोसिन का काम क्या होता है, देखो ये बच्चे में ज्यादा एक्टिव होता है और बच्चे के एडल्ट होने तक रहता है। यौन की शुरुआत जब बच्चों में हो जाती है, जब बच्चा एडल्ट हो जाता है, तब ये हमारा थाइमस ग्लैंड जो है ना सिकुड़ने लगता है और ये फैट के रूप में डिसॉल्व हो जाता है, फैट के रूप में इंटरचेंज हो जाता है। ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है। ये एक्टिव होता है कब तक, जब तक बच्चा एडल्ट नहीं हो जाता तब तक। थाइमोसिन इज अ हार्मोन। थाइमोसिन एक प्रकार का हार्मोन है जो थाइमस से निकलता है और ये क्या करता है, टी सेल जो होता है, जो रोगों से लड़ता है, इसके बनने में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टी सेल होता है, देखो जब हमारे शरीर पर हमला होता है, जब हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है और जब WBC लड़ रहा होता है बीमारियों से, तब टी सेल जो होता है वो WBC की मदद करता है। तो WBC की मदद करने वाला कौन था, टी सेल। डायरेक्ट एडेप्टिव इम्यूनिटी, इसका क्या मतलब है भाई, डायरेक्ट एडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, जैसे देखो एक बार हमें लग गया बुखार है ना, तो उसके बाद मैंने दवाई खा लिया, उसके बाद जैसे किसी बीमारी का इंजेक्शन एक बार ले लिया हमने, एक बार हमने वैक्सीन ले लिया, तो अगली बार क्या करेगा ना, हमारा शरीर खुद को उस लायक बनाएगा कि उसको खुद से ही लड़ ले। इसको कहते हैं अडेप्ट हो जाना उस चीज में, इम्यूनिटी को वैसा कर लेना कि उससे लड़ पाए। तो टी सेल का ये भी काम होता है। टी सेल को टी हेल्पर सेल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये WBC का मदद करता है ना। अब हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज का क्या मतलब होता है, पैनक्रियाज का मतलब होता है अग्नाशय। ये जो देख रहे हो ना, ये है पैनक्रियाज। ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है ना, देखो सबसे पहले मैं बताऊं, हमने पढ़ा था डाइजेशन। डाइजेशन में हमने बताया था यहाँ पे होता है काइम, सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है जिसको हम काइम कहते हैं। ये आगे आता है डुओडेनम की तरफ। जैसे ही डुओडेनम की तरफ आता है, ये है गैल ब्लैडर। इसमें क्या होता है, बाइल जूस स्टोर होता है। और बाइल जूस कहाँ बनता है, लिवर में। बनता कहाँ है, लिवर में। स्टोर कहाँ होता है, तो गैल ब्लैडर में। अभी क्या करेगा, गैल ब्लैडर जो है ना, इधर से छोड़ेगा बाइल जूस और इधर से पैनक्रियाज जो है ना, ये जो देख रहे हो पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं इसको, मेन डक्ट कहते हैं इसको। अभी डिटेल स्ट्रक्चर है, ये पूरे डिटेल स्ट्रक्चर है। येलो पार्ट देख रहे हो, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एसिनार सेल। और एसिनार किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, एसिनार सेल इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है जो हमारे डाइजेशन में बहुत काम आता है।
अभी देखा ना बाइल जूस निकला था जो डाइजेस्ट किया था यहाँ पे फूड को, डाइजेस्टिव एंजाइम निकला। अब देखो क्या होगा, ये जो देख रहे हो, ये जो लाइनें दिख रहे हो, ग्रीन कलर की जो लंबी सी लाइन दिख रहा है, इसको बोला जाता है पैनक्रियाटिक डक्ट। उसके बाद मैं बताऊं आपको, ये जो देख रहे हो, ये फ्लावर जैसे दिख रहे हैं आपको, ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं पैनक्रियाटिक आइलेट। पैनक्रियाटिक आइलेट में ना अल्फा सेल पाए जाते हैं, बीटा सेल पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन एसिनस पाया जाता है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और एक और बात बताऊं मैं आपको, पैनक्रियाज में जो हार्मोन्स निकलते हैं उसको हम बोलते हैं इंसुलिन। एक होता है इसको बोलते हैं हम ग्लूकागॉन। अभी ये ग्लूकागॉन क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो देख रहे हो, ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको कहते हैं हम पैनक्रियाटिक आइलेट। पैनक्रियाटिक आइलेट में होता है अल्फा सेल, बीटा सेल, और इस अल्फा सेल बीटा सेल से क्या निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन निकलेंगे अल्फा सेल से, और इंसुलिन किससे निकलेंगे, इंसुलिन निकलेंगे बीटा सेल से। जो अल्फा सेल होंगे इससे क्या निकलेंगे, ग्लूकागॉन, और जो बीटा सेल होंगे इससे क्या निकलेंगे, बीटा सेल से निकलेंगे इंसुलिन। एक और चीज पूछा जाए कि पैनक्रियाटिक आइलेट में कितने सेल पाए जाते हैं, 2 सेल पाए जाते हैं। हमने खाया न्यूट्रिशन से जो हमें ग्लूकोज मिला, जो ग्लूकोज जितनी बॉडी को जरूरत है उतना तो दे दिया, अभी जो नहीं चाहिए, जो बच गए हैं, उसको वो स्टोर करता है लिवर में ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है जो बच जाते हैं। और ग्लूकोज, बचे हुए ग्लूकोज जो लिवर में स्टोर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्यों कहते हैं, एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। एनिमल स्टार्च के नाम से किसे जाना जाता है, ग्लाइकोजन को। और ग्लाइकोजन क्यों है, क्योंकि ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पॉलीमर कहने का क्या मतलब 2 से ज्यादा ग्लूकोज से मिलकर बना है। अभी बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन रिलीज करता है, और इंसुलिन हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, इंसुलिन उसको कम करेगा। ठीक है, बचे हुए ग्लूकोज को कहाँ जमा कर देगा, लीवर में, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन बोलेंगे, हमने इसको लीवर में जमा तो कर दिया है ना, अब हमें जब वापस से चाहिए होगा, वापस से उसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसको यूज करने लायक बनाएगा कौन, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ट्रिगर्स योर लिवर टू कन्वर्ट स्टोर्ड ग्लूकोज, जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं, इनटू यूजेबल फॉर्म, यूज करने लायक बनाएगा, और उसके बाद उसको ब्लड में छोड़ेगा ताकि हमारे शरीर तक पहुंच पाए। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, याद रखना है, जो ग्लूकोज जमा है हमारे लीवर में उसको यूज करने लायक ग्लूकागॉन बनाएगा, यूजेबल बनाएगा, और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस। याद रखना है हमें ये चीज। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कहाँ भेज देगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लिवर में भेज देगा, जिसको हम ग्लाइकोजन बोलेंगे। यहाँ पे लिखा देखो, स्टोर्ड इन लिवर, एनिमल स्टार्च, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड देखो, ये है किडनी, और ये जो देख रहे हो ना, ये है एड्रिनल। किडनी को किडनी नहीं, किडनी को रीनल बोला जाता है, याद रखना है, और इसलिए इसको एड्रिनल बोला जाता है। एड्रिनल का मतलब होता है अधिवृक्क ग्रंथि, और रीनल का मतलब होता है वृक्क ग्रंथि। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रोसेसेस के बारे में, इसका क्या काम है, ये कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो, किडनी को रीनल कहा जाता है, उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एड्रिनलिन। एड्रिनलिन क्या काम करता है, ये कैसे बॉडी में हमको हेल्प करता है। जैसे देखो, जैसे हम डर जाते हैं, कभी हमारी सांसें तेज हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, हम कभी जोश महसूस करते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, सांस बहुत तेजी से लेने लगते हैं, हमारे मसल्स हार्ड हो जाते हैं, तो तभी किसकी वजह से होता है, ये एड्रिनलिन के कारण होता है। जैसे मान लो हम डर गए हैं और डर के हम दौड़ रहे हैं, जब हम डर जाते हैं तो हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं वो मैसेज पहुंचाते हैं हमारे दिमाग को, और दिमाग क्या करता है, हमारे लंग्स को बोलता है, हमारे हार्ट को बोलता है, हमारे मसल्स को कहता है चलो अभी हमको डर लग रहा है, तो उस हिसाब से काम करता है। जैसे देखो, डू और डाई हार्मोन के नाम से जाना जाता है एड्रिनलिन को। डू और डाई हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, एड्रिनलिन को। फियर और फाइट के नाम से किसे जाना जाता है, एड्रिनलिन को। नाम से ही समझ आ रहा है, जैसे कभी वैसा सिचुएशन आ गया तो करो या मरो वाला, आप क्या करोगे, अंदर से फील आएगी, अंदर से जोश आएगा आपको। जब जोश आएगा अंदर से ना, आप एक्टिव फील करोगे, तब क्या होगा, जो एड्रिनल ग्लैंड है जिससे निकला था एड्रिनलिन हार्मोन, वो क्या करेगा, वो दिमाग को बोलेगा, वो दिमाग को इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, और दिमाग क्या करेगा ना, हार्ट को बोलेगा जल्दी जल्दी ब्लड प्रेशर बढ़ाओ, जल्दी जल्दी ब्लड को शरीर के और भागों तक पहुंचाओ। रेस्पिरेशन, जब हम दौड़ेंगे हमारी रेस्पिरेशन वैसे भी तेज हो जाएगी, क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी हमारे शरीर में ब्लड जाएगा उतना तो O2 चाहिए होगा ना हमें, उतना ऑक्सीडाइज होगा ना हमारे ब्लड में ऑक्सीजन, उतना ज्यादा होगा ना, उतना हमारा
माइटोकॉन्ड्रिया में उतने ग्लूकोज से ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा ना, समझ रहे हो ना। ब्लड प्रेशर जितना ज्यादा होगा, रेस्पिरेशन उतनी तेज होगी और मसल्स हमारे हार्ड हो जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहने का मतलब मेल और फीमेल दोनों में। इसको हम जनन ग्रंथि कहते हैं। मेल में कौन से हार्मोन होते हैं, फीमेल में कौन से हार्मोन होते हैं, कहां से वो सिक्रीट होते हैं और क्या काम होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मेल में जो हार्मोन निकलते हैं उसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और ये टेस्टिस से निकलता है। इनका काम क्या होता है, ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ना स्टिमुलेट करते हैं। जैसे देखो, एक मैं बात बताऊं आपको कि जो मेल के टेस्टिस ग्लैंड से टेस्टोस्टेरोन जो निकलता है, जो हार्मोन निकलता है, 2 डिग्री कैरेक्टर के नाम से एक चीज जाना जाता है। 2 डिग्री कैरेक्टर कहने का क्या मतलब, आपने देखा होगा मेल के ना हड्डियां भारी होती है। जब इनकी नई जनरेशन आएंगी तो उसमें ना ये इनहेरिट करेंगे। इनहेरिट कहने का क्या मतलब है कि जैसे मेल के बोन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, ये वाले गुण जो हैं, ये जो कैरेक्टर है, बोन्स भारी होने वाली जो कैरेक्टर है वो इनहेरिट होगी। और दूसरी, आपने देखा होगा मेल का पिच जो होता है ना, साउंड पिच होता है ना, वो लो होता है वीमेंस के मुकाबले। तो ये वाली जो कैरेक्टर है, लो पिच, साउंड का लो पिच, ये दोनों इनहेरिट होंगे इनके नेक्स्ट जनरेशन में, इनके ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग कहने का क्या मतलब है, इनके बाल बच्चे में। मैंने अभी लो पिच की बात करी तो मैं बता दूं, एडम एप्पल बस मेल में ही पाया जाता है, ये फीमेल में नहीं पाया जाता। फीमेल की बात करें तो फीमेल में ओएस्ट्रोजन पाया जाता है। ओएस्ट्रोजन, इसको हम एस्ट्रोजन पढ़ते हैं लेकिन लिखा ओएस्ट्रोजन जाता है। ओएस्ट्रोजन क्या करता है ना, यूट्रस वॉल को रिपेयर करता है। जैसे देखो, जब फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब क्या होता है ना, चारों ओर यूट्रस में ना एक वॉल बन जाती है चारों ओर, और वो टूटने लगती है। जब वो टूटने लगती है तो ब्लीडिंग होता है, इसी को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, वो यूट्रस वॉल बनेगी, ये टूटने लगेगी, इसको रिपेयर कौन करेगा, ओएस्ट्रोजन, इसको हम एस्ट्रोजन पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बताया था कि मेल में हाई पिच नहीं होता है, लो पिच होता है, तो फीमेल में हाई पिच होता है। आपने देखा होगा महिलाओं की जो वॉइस पिच है ना, बहुत तेज होते हैं। वो जब लाउडली बोलती है तो ऐसे लगता है जैसे पूरे दुनिया को सर पर उठा लेंगे, है ना। देखो, एस्ट्रोजन पाया जाता है, ये ओवरी से निकलता है। ठीक है, ओवरी मतलब अंडाशय से निकलता है। इसका काम क्या होता है, देखो, स्टिमुलेट करता है फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को। ठीक है, रिपेयर करता है यूट्रस वॉल को और ओवुलेशन कंट्रोल करता है। मतलब ओवुलेशन कहने का क्या मतलब, ओवा रिलीज होते हैं ना, उसको कंट्रोल करता है। ओवुलेशन बहुत ज्यादा, बहुत कम, ये सारी चीजें कंट्रोल करते हैं। फीमेल में एक और हार्मोन पाया जाता है जिसको हम लोग फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन में एक और हार्मोन पाया जाता है जिसको हम लोग प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन कहां से निकलता है, ओवरी और प्लेसेंटा दोनों से निकलता है। मैं बताऊंगा कि ओवरी क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, टेस्टिस क्या होता है, ये सारी चीज मैं पढ़ाऊंगा जब मैं रिप्रोडक्शन वाली टॉपिक डिस्कस करूंगा, तब मैं बताऊंगा। अब मैं बताऊं आपको कि इस प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है ना, जब वो टूट रहे होते हैं यूट्रस वॉल, तब उनको टूटने से बचाता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम है कि वो उनको टूटने से बचाता है, और जो थोड़ा बहुत टूट गया है उनको रिपेयर कौन करता है, एस्ट्रोजन। अभी समझ में आ रहा है आपको। अब हम पढ़ने वाले हैं बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाए जाते हैं, इसके बारे में। न्यूरॉन पे जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। कैरेटिन प्रोटीन पाया जाता है नाखून में और बाल में। जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम कैरेटिन प्रोटीन कहते हैं। शैम्पू का एड आता है तो उसमें कैरेटिन प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो कैरेटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, नेल्स में और हेयर में पाया जाता है, और ये डेड प्रोटीन होता है, इसको हम खा नहीं सकते, डेड प्रोटीन होता है। ठीक है, ये। अब आई के रेटिना में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग रोडोप्सिन कहते हैं और ऑप्सिनिन कहते हैं। रोडोप्सिनिन नाइट विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, रात में जो हम देखते हैं तभी जो प्रोटीन काम आता है वो जिसको हम कहते हैं रोडोप्सिन, नाइट विजन के लिए। और ऑप्सिनिन दिन में देखने के लिए बहुत जरूरी है, दिन के समय बहुत जरूरी है। डीएनए प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, डीएनए प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और वायरस भी एक तरीके से प्रोटीन है और इसको हम वायरोइड कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जीन जो होते हैं वो भी एक टाइप का प्रोटीन होता है, एंजाइम भी एक टाइप का प्रोटीन होता है, और हार्मोन तो मैंने बताया है कि हार्मोन प्रोटीन होता ही है। हार्मोन को एक और नाम से बुलाते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टेरॉइड कहते हैं। और आगे अगर मैं आपको बताऊं हमारे ब्रेन का फूड क्या है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। क्योंकि जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं और जितना ग्लूकोज हम खाते हैं, मैक्सिमम नंबर हमारे ब्रेन को चाहिए होता है। तो O2 प्लस ग्लूकोज। ब्रेन का फूड क्या है, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। ब्रेन का साइज क्या है, ब्रेन का साइज लगभग 1350 ग्राम होता है, और अगर सीसी में बताऊं तो 1100 सीसी के आसपास होता है हमारे ब्रेन का साइज। पुराने जमाने में 1300 हुआ करता था, एंशिएंट टाइम में, पहले जो हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे उनमें। लेकिन अभी क्या है, पहले 1300 हुआ करते थे, 1300 सीसी,
अभी 1100 सीसी, यही होगा हमारा आंसर। तो हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा, हमने रीनल के बारे में पढ़ा, हमने एड्रिनल के बारे में पढ़ा, हमने एसिनार सेल के बारे में पढ़ा, हमने अच्छा एड्रिनल के बारे में मैंने बताया था कि एड्रिनल से एड्रिनलिन निकलता है। और एड्रेनलिन कहने का क्या मतलब है, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसके कारण बढ़ा? एड्रेनलिन हार्मोन के कारण। हमारा रेस्पिरेशन तेज हो गया, किसके कारण हुआ? एड्रेनलिन हार्मोन के कारण। हमारा मसल हार्ड हो जाता है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं तो वो किसके कारण हुआ? एड्रेनलिन हार्मोन के कारण। देखो ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है इसको हम फियर एंड फाइट हार्मोन और डू और डाई हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है ये सारी चीजें। हमने ओवरी के बारे में पढ़ा, हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा, अब टाइप्स ऑफ ग्लैंड भी हम लोगों ने पढ़ा। यहां तक था हमारा नर्वस सिस्टम, यहां खत्म होता है। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत करके ऐसे वीडियोस बनाते हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार फिर मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।